दे शुरू कर दिया ना, ठीक है। तो चेंज कर लेना भाई उसको। तो गुरु अगर सबसे पहले नगर निगम पूछेगा तो क्या बताओगे? फरीदाबाद 1994, वो सबसे पहले जो एक्ट से, कॉरपोरेशन एक्ट से बना था। फिर गुरुग्राम बना, वो बना, फिर 2001 में फिर एक्ट आया, तो उसका नया तौर पे पहला है वो। तो आप उसको चेंज, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। और लेटेस्ट है वो। हाँ, तो इसकी जगह पहला जो बना ना, वो बना फरीदाबाद। वैसे हम गुरुग्राम को पहला नगर निगम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर जो पंचायती एक्ट आया था 1993, उसके तहत हरियाणा में 1994 में पंचायती राज लागू हुआ, तो उसी के तहत यहाँ पे लागू हुआ नगर निगम फरीदाबाद में 1994 में। मगर फिर एक 2001 का एक्ट आया, उससे पहला जो बना वो गुरुग्राम है, क्योंकि बीच में सिस्टम ब्रेक हो गया था ना, फिर नए सिरे से बनने लगा, तब गुरुग्राम है। तब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। चलिए जी, कल लास्ट तक हम पढ़ चुके थे जी। अब अगला पॉइंट है जी महान व्यक्ति कहाँ के? भिवानी के। भिवानी हमारा चला हुआ था। भिवानी में सबसे पहले बंसीलाल लेगा। बंसीलाल लेगा है जी। जन्म हुआ जी गोलागढ़ गांव भिवानी में। सबसे छोटी उम्र में सीएम बने जी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि हरियाणा का सबसे कम उम्र का अगर सीएम आपसे पूछेगा, वो बंसीलाल है जी। कौन है? केवल 41 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? अब आपको ऐसा लग रहा होगा जी 41 साल की तो बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है। 25 साल तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के लिए एज है, मगर सीएम ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट आदमी बन जाएगा। राजनीति में कोई 10, 15, 20 साल रहेगा, तब जाके उसके चांस बनते हैं कि उसको सीएम का दावेदार माना जाए, ठीक है। अब आप देखते हो खट्टर कितनी उम्र में बना है, नायब सिंह सैनी कितनी उम्र में बना है, उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा कितनी उम्र में था। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही जाते ही सीएम बना देंगे। मगर ऐतिहासिक रूप से अगर देखेंगे तो हरियाणा की राजनीति में सबसे छोटे सीएम हैं। 4 बार सीएम रहे हैं जी। कितनी बार सीएम रहे हैं? 4 बार। हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने वाला जो था वो बंसीलाल था जी। हम बात पहले कर चुके हैं कि जी आर्टिकल 343 सेक्शन ए या 1 या क्या आप कह सकते हो, क्या कहता है कि हमारी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा तो कोई हमारी है ही नहीं, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। तो हरियाणा 1966 में बना। अब बना तो किसके आधार पर बना? भाषा के आधार पर। भाषा हमारी क्या थी उस समय? वैसे तो या तो हरियाणवी थी, बोली थी वो तो, मगर भाषा क्या थी? तो भाषा थी अब पंजाबी जो थी, उसी को हमारे ऊपर भाषा के रूप में, जो कि खुद एक बोली है। पंजाबी क्या है? मगर आज पंजाबी क्या है? एक भाषा ही है, ठीक है। क्योंकि पंजाब ने अपनी बोली को भाषा के रूप में लागू कर दिया। तो हमारी भी एक तरीके से जो हिंदी थी वो राजकीय भाषा ऑफिशियली नहीं बनी थी। हालांकि काम तो किसमें हो रहे थे? हिंदी में, मगर ऑफिशियली बनी नहीं थी। ऑफिशियली उसको बनाने वाला कौन है? वो बंसीलाल है, ठीक है। कब बनी? 1969 में। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया हरियाणा में किसने? बंसीलाल ने। कब? 1969 में, ठीक है। और अगर बात करें आज की, वैसे तो अगर संसद की, पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो उसमें कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी है। जो संसद के जो काम होते हैं उसकी राजकीय भाषा या कामकाज की भाषा क्या है? वैसे तो राजकीय भाषा क्या है हमारी? हिंदी है, मगर कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। नेक्स्ट देखिए, खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना 1969 में ही स्थापित हुआ था। क्या? खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड। और ये पेपर में पूछा गया है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खादी एवं ग्रामोदय जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना कब बताएंगे आप? तो 1969 में हुई थी। तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया 1970। आपसे कोई ये कह दे कि हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में किसे राजकीय भाषा माना गया, तो तमिल को। तीसरी पंजाबी भी मानी गई है। तीसरी अब क्या मानी गई? पंजाबी। मगर दूसरी क्या मानी गई? तमिल। तमिल कब मानी गई? 1900। हिंदी कब मानी गई? 1969। अब गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम था वो भी बंसीलाल के समय हुआ। और कब हुआ? 1970 में। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि हरियाणा पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर में बिजली पहुंचाई, पूरे देश में पहला। कब? 1970 में। कहां से?
उचाणी कला, उचाणी कला कहाँ है भाई? करनाल। उद्घाटन खुद इंदिरा गांधी करने आई थी जी। उद्घाटन कौन करने आया था? इंदिरा गांधी करने आई थी। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंसीलाल। भाई बिजली लेके आया तो बंसीलाल, भाषा को राजकीय भाषा बनाया तो बंसीलाल, पर्यटन को बढ़ावा दिया तो बंसीलाल। 4 बार सीएम रहा, सबसे कम उम्र का सीएम रहा, केवल 41 वर्ष की आयु में, जो कि गोलागढ़ भिवानी से बिलोंग करते। उसके बाद है जी, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही 4 बार सीएम बने और केंद्र सरकार की राजनीति में इन्हें हिस्सा नहीं मिला। ये केंद्र सरकार की राजनीति में भी रहे और वहां पे ये आपके रेल मंत्री भी बने हैं, रक्षा मंत्री बने हैं, रेल मंत्री बने हैं और आपके परिवहन मंत्री भी बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए बंसीलाल निम्नलिखित में से किन विभागों के अंदर केंद्र सरकार में भागीदार रहे हैं या मंत्री रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेल मंत्री, परिवहन मंत्री और रक्षा मंत्री। ठीक, आगे देखिए। हरियाणा विकास पार्टी, एक बार नहीं जी, बार बार पेपरों में क्वेश्चन आया है कि हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया, तो आप बताएंगे हरियाणा विकास पार्टी को गठित करने वाला बंसीलाल है जी। कौन है? बंसीलाल। और जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की, चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की, इसका चुनाव चिन्ह था जी। और जो हरियाणा विकास पार्टी थी उसको बंसीलाल ने एक अलग राजनीतिक रूप से क्या करने का काम किया? डेवलप करने का काम किया जी। और इसका ये भी पूछा गया था एक पेपर में कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप बताएंगे लड़का लड़की इसका चिन्ह। हरियाणा में शराबबंदी कानून बनाया जी। ये बनाया कब, खत्म कब किया? दोनों क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुके हैं। तो हरियाणा में शराबबंदी हुई एक बार और उसको करने वाला भी कौन था? बंसीलाल। 1996 में शराबबंदी की और 98 में फिर हटा दी, क्योंकि उसने देखा ना, क्योंकि आज जैसे बिहार में शराबबंदी है कि नहीं है, तो बिहार में शराबबंदी है, तुम देखते हो यहाँ ये बिहारी आते हैं, फैल जाते हैं आते ही। क्यों? जो चीज मिलेगी नहीं या जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी या चीज जो आपकी पहुंच से दूर होगी उस चीज के ऊपर उतना ही ज्यादा जोर होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस चीज के ऊपर ये लिखा हुआ है इंजीरियस टू हेल्थ, उसको बंदा बड़े चाव से करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हमारे यहाँ पे जिन चीजों को सामाजिक रूप से दबाने की कोशिश की गई उन्हीं चीजों के पीछे बंदा भागता है। तुम ये कह दो ये चीज गलत है, बंदा जरूर करेगा। अच्छी चीज सबको पता, भगवान के नाम लेने अच्छी चीज है, अपनी मर्जी से कोई लेता है, सुख में कोई लेता है, नहीं लेता। जब दुख पड़ेगा तब भगवान याद आएगा। ऐसे ही शराब है, मना करेंगे घर वाले भी, यारे प्यारे भी, घरवाली भी, बच्चे भी, पिएगा कि नहीं पिएगा? घर बेचना पड़ो पिएगा। यूं पता है गलत चीज है, यूं पता है शरीर को भी दिक्कत करेगी, यूं पता है इकोनॉमिकली भी इफेक्ट डालेगी, करेगा कि नहीं करेगा? हमारे समाज में सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो किसी के पास नहीं है, हालांकि जो हायर सोसाइटी के उनके पास है। अब सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है तो हम जो इसको नहीं पढ़े हुए वो क्या मानेंगे कि ये तो बहुत दबाया गया इस चीज को एक डब्बे में बंद रखा गया इस ज्ञान को। ठीक है, तो गाँव के अंदर, देहात के अंदर तो और ज्यादा इसको ये माना जाता है, कोई छोटी सी बात कर दे तो उसी पे बहुत ज्यादा मतलब वो शर्म मानते हैं। फॉरेन कंट्री में कहीं नहीं है, तो इसलिए वहां पे अवेयरनेस है, इसलिए वहां पे बलात्कार नहीं होते, रेप नहीं होते, होते हैं तो तुरंत सजा मिलती है या होते ही नहीं है। ठीक है, कम होते हैं। अब इंडिया के अंदर तो ये मान के चलिए 99% अपनी मर्जी से, लड़का लड़की जो भी अपनी मर्जी से होता है। अगर 1% होता है जो कि जबरदस्ती होता है, उसमें आधे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बताते ही नहीं कि बेइज्जती हो जाएगी या ये हो जाएगा। 99% मर्जी से होते हैं, वहां कोई इशू है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, जैसे निर्भया कांड हुआ, ये दरिंदगी की हदें पार थी। वो क्यों है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है जी। तो हर व्यक्ति, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस चीज के ऊपर ज्यादा ऐसा दबाव दिया गया हो कि ये गलत है, तो ये मनुष्य का स्वभाव है, उसका चरित्र है, उस चीज के पीछे ज्यादा आकर्षित होता है। जिस चीज को आप सही कहोगे उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा, आकर्षित कोई कराएगा तो भी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया, भगवान का नाम एजुकेशन है। घर वाले कहेंगे बेटा पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ना तो उसका मन करेगा तो पढ़ेगा, ना तो नहीं पढ़ेगा, आप कितने ही पीछे पड़े रहो। पता है ये
भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। वो वास्तविकता है। इसको किसी जाति का, किसी धर्म का, स्वस्थ आदमी, बीमार आदमी, हैंडीकैप आदमी, औरत, बच्चा, कोई पढ़ लो। अब सरकार ये थोड़ी कहती है आप किस कास्ट से हो, सरकार ये थोड़ी कहती है आप भूरे हो या काले हो। सरकार ये कहती है अगर आपको ज्ञान है, आप पेपर दे के आए हो, आप पास हुए, तो आपको नौकरी मिलेगी। यानी कि पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपनी काबिलियत उजागर कर रहे हैं, इसलिए तो नौकरी मिल रही है ना। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं, जिस चीज को ज्यादा दबाया जाता है, जिस चीज का हुआ ज्यादा बनाया जाता है, जिस चीज की अवेयरनेस नहीं होती, वो चीज बहुत बड़ी मानी जाती है। अगर हमारे यहां भी सामाजिक जो ये सोशली जितने भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं, अगर ये नहीं होते, अगर सेक्सुअल एजुकेशन स्टार्टिंग से प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, अभी जब साइंस का टीचर आपको पढ़ाएगा तो प्रोडक्शन पढ़ाएगा। प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन में ये है कि बच्चा पैदा कैसे होता है। अब इस बात के अंदर कई लड़के ऐसे मुंह बनाएंगे, कई लड़कियां ऐसे बनाएंगी, वो कुछ नहीं है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। उसी नेचुरल प्रोसेस से आप आए हो। तो वहां बच्चे अब जो आईआईटी और जेई के लिए तैयारी करें, जाके देखो, लड़का हो या लड़कियां हो, वो तो पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है ना? उसको हम इशू बना देते हैं बहुत बड़ी चीज का। एक मेल है, उसके अंदर वही चीजें जो बाकी मेल में है। एक फीमेल है, उसके अंदर भी वही चीजें हैं जो बाकी फीमेल में। वही माँ में है, वही बाप में है। तो वही नेचुरल प्रोसेस है सारी। तो एजुकेशन नहीं है, और जिस चीज की एजुकेशन नहीं होती, बवंडर उसी पे बनता है। समझ रहे हो? तो यहां सबसे हम बात कर रहे थे लड़का लड़की की, हमने बात की, फिर हमने शराबबंदी की बात की। शराबबंदी जहां आप कर दोगे, रेट भी बढ़ जाएंगे और पीने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी। क्यों? कई कई दिन में मिलेगी या ज्यादा पैसे में मिलेगी, सोच सोच के पिएगा उसको। और एक नालों की तरह बाहर हैं जो डेली के बेवड़े हैं, या जो गाँव में देखते होगे तुम, उनको कीमत का नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। तो शरीर का अंग बेच के लाना पड़ो, चाहिए शाम को। ठीक है? तो वही चीज। तो शराबबंदी हुई, देखा कि राजनीतिक रूप से बंसीलाल की छवि है वो खराब हो रही है। शराबबंदी कर दी तो शराबी तो खिलाफ हो गए, कभी कभी घूट मारने वाले खिलाफ हो गए, ब्याह शादियों वाले खिलाफ हो गए। हालांकि घरवाली खुश हुई, घरवाले खुश हुए, अब बंसीलाल नहीं वोट देंगे, पर नरे घराड़ियां के वोट तक ये होता। वोट तो वो चाहिए ना जो सामाजिक तौर पर ज्यादा है। अब ठेकों पे कितने खुले हुए, रोहतक में देख लेना, किसी सुबह उठ के जाना, लाइन में मिलेंगे। कईयों का कुल्ला भी इसी से होता है, वास्तविकता है ये। ठीक है? तो शराबबंदी का ये बहुत बार पेपरों आया, मगर एक बात और याद रखना, विद डेट याद होना चाहिए। बंद हुई 1 जुलाई 1996, शुरू हुई 1 अप्रैल 1998। तो भाई 1 अप्रैल को जिस दिन शुरू हुई, हरियाणा के लोगों के लिए तो यही दिवाली थी, ठीक ही नहीं थी? तो 1 अप्रैल को शुरू होती है 1998 में, बंद होती है 1 जुलाई 1996 में। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, एक बार नहीं जी, ये उपनाम कई बार पूछे गए, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने इतने काम किए हों वही विकास पुरुष हो सकता है, वही लौह पुरुष हो सकता है। वैसे आप अपने देश का लौह पुरुष किसे कहते हो? सरदार वल्लभ भाई। क्यों? क्योंकि उसने काम किया ऐसे, उसने भारत को एक यूनियन बनाने का काम किया, उसने 563 देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया, इसलिए उसे क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं जी। ऐसे ही किसी को थोड़ी कह देंगे लौह पुरुष। अब महात्मा गांधी को महात्मा का, नगन बाबा कहा, फ्रंटियर गांधी का, मलंग कहा, बापू कहा, राष्ट्रपिता कहा, ये सारे नाम अलग अलग लोगों ने दिए। क्यों? उनकी नजर में वो वैसा ही था, उनकी नजर में वो वैसा ही था, उसने काम ही ऐसे किए। वो खुद बैरिस्टर था, घर परिवार से संपन्न था, क्या जरूरत थी ऊपर वाली कमीज को त्यागने की, धोती धोती में रहने की, चरखा चलाने की? उसने त्याग किया। उसने अपने जीवन में 355 भूख हड़तालें की। सबसे लंबी भूख हड़ताल 21 दिन की थी। अगर 355 भूख हड़तालें 5-5, 7-7, 2-2 दिन की भी की होंगी, तो देखो कितने दिन भूखा रहा, कितने दिन प्यासा रहा। समझ रहे हो कि नहीं? तो त्याग तो उसने किया है। सर्दियां हो या गर्मियां हो, उसी धोती में रहना। अंग्रेजों ने कहा क्या? हाफ नेक्ड बैगर, अर्धनग्न फकीर, उन्होंने नाम दिया। उन्होंने इसे भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा, और उन्हीं के फेवर में जब इसने भारतीयों को भेड़ बकरियों की तरह शामिल करा दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने इसे क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कह दिया, केसरे हिंद का टाइटल भी दे दिया। तो ऐतिहासिक चीज हो या कोई पहले हो चुकी हो या आज हो,
कहा उसी व्यक्ति को जाएगा जिसने कुछ किया हो, बिना कुछ किए किसी को नहीं कहते। नेहरू को चाचा जरूर कहते हैं, वो नेहरू ने कुछ किया नहीं, इसलिए नेहरू को कब पढ़ते हो आप? कभी नहीं पढ़ते। जैसे गांधी की जीवनी पढ़ते हो, क्या नेहरू की पढ़ते हो कभी? कभी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि गांधी ने जीवन संघर्ष में भी बिताया। हालांकि पूर्ण संघर्ष नहीं है तो आधा संघर्ष तो था, 70% संघर्ष तो था। नेहरू का क्या संघर्ष था? अच्छी बढ़िया वाली सिगार पीता था, यहां गर्मी होती जम्मू कश्मीर निकल लेता था, ठीक है ना। तो उसने, उसके पास तो ऐसो अमीरी थी। जब वो पढ़ रहा था तो 6 गेट थे यूनिवर्सिटी के, उस 6 गेटों पे गाड़ी होती थी। साहब पता नहीं किस गेट से निकला है, 6 में गाड़ियों में ड्राइवर होते थे, जिस गेट से निकलेगा इतनी रईसी थी। तो एक बार जब वो गांधी जी के साथ उसका जुड़ा हुआ तो उसको, उसने खद्दर का कुर्ता पहन लिया, उसके सारे शरीर के ऊपर रैसेस हो गए थे कि वो इतने मखमली जो कपड़े पहनता है उसने खद्दर पहना तो रैसेस हो गए थे, ठीक है। यानी कि पूरे देह की, पूरे शरीर के ऊपर चितके हो गए थे लाल 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 लाल। क्यों? आदत नहीं थी। तो त्याग आप देखेंगे, आपके माता पिता ने भी त्याग किया आपके लिए, जो डेली कमा रहे हैं। कभी भी पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद के लिए, कोई पेरेंट्स नहीं जिएगा, आप भी नहीं जिएंगे। जब आप पेरेंट्स बनेंगे आप भी नहीं जिएंगे। तो इतिहास इस बात का गवाह है, ये चलती आई परंपराएं हैं और चलती रहेंगी ऐसे। तो विकास पुरुष कहो या लोह पुरुष कहो, किसे कहोगे? बंसीलाल। चलिए अब है जी सर्वाधिक जिलों का गठन। अगर हरियाणा में किसी बंदे ने किया, वो बंसीलाल ने किया। 6 जिले बनाए जी। आज जो 22 जिले हैं और 23वां घोषित हो गया, 23वां तो अभी बना, प्रॉपर घोषणा तो होगी, मान के चलिए बनी गया एक तरीके से। मगर जो 22 है उसमें से 6 जिले बनाने वाला कौन है? वो बंसीलाल है जी, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई? भिवानी से तो खुद है, तो भिवानी तो बनाया ही। रोहतक से अलग करके सोनीपत बना दिया। कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और अब देखो याद कैसे करोगे? भिवानी के नजदीक कौन है? रोहतक भी है और हिसार भी है, ठीक। तो हिसार से पार्टीशन हुआ भिवानी का, हिसार से पार्टीशन हुआ फतेहाबाद का, रोहतक से पार्टीशन हुआ सोनीपत का, रोहतक से पार्टीशन हुआ झज्जर का। 5 तो ये हो गए। एक कुरुक्षेत्र याद करना है, हो गए 6 जिले। सबसे ज्यादा पेपर में ही पूछ ले, सोनीपत जिले का गठन किस सरकार में या किसके द्वारा किया गया? फतेहाबाद का किस सरकार में या किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र का किस सरकार में या किसके द्वारा? तो पता होना चाहिए, आमतौर पे याद हो जाएंगे। बंसीलाल भिवानी का था तो भिवानी का क्षेत्र, साथ में रोहतक लगता है, रोहतक का, और एक कुरुक्षेत्र याद रखना है। सेपरेट तो कुरुक्षेत्र याद रखना है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करें। इसी कारण बंसीलाल को हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का शिल्पकार, शिल्पी, वास्तुकार, क्यों? 6 जिले जिसने बनाए वो शिल्पी हो गया। शिल्पी का मतलब बनाने वाला। आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, हरियाणा का शिल्पी कह रहा हूं, हरियाणा का निर्माता कह रहा हूं, हरियाणा का विकास पुरुष कह रहा हूं, हरियाणा का लोह पुरुष कह रहा हूं, ये सारे उपनाम इसे ऐसे ही नहीं मिले हैं। पहले कितनी चीजें तो इसने शुरू की हैं, फिर कितने जिलों का निर्माण इसके द्वारा हुआ है। इसलिए एक एक जो नाम है इसका वो सारा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप इसमें ये नहीं कह सकते जी ये छोड़ दें, सारे के सारे A to Z क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। हो जाएगा यहां तक? चलिए जी आगे बढ़िए। महिलाओं के सिर से मटके उतारने का श्रेय किसे जाता है? बंसीलाल को। दूर दूर तक पानी लेके आती थी, उन मटकों को हटवाने का, यानी कि नलों के, नलकूपों के द्वारा पानी पहुंचाने का, घर घर में पाइपों द्वारा पानी पहुंचाने का अगर हरियाणा में किसी ने काम किया है वो बंसीलाल है। बिजली पहुंचाई तो बंसीलाल, घर घर में पानी पहुंचाया तो बंसीलाल। और इसी सेंस में पेपर में क्वेश्चन आया था कि महिलाओं के सिरों से मटके उतारने का काम किसने किया? तो किसने किया? बंसीलाल। महिलाओं द्वारा बंसीलाल को हरियाणा का भागीरथ राजा कहा गया जी। भागीरथ समझते हो? जो गंगा नदी को पृथ्वी पर लेके आया था। भागीरथ कौन था? जो गंगा नदी को पृथ्वी पर लेके आया था वो भागीरथ था। तो हरियाणा का भागीरथ राजा किसे कहा गया? बंसीलाल। क्यों? क्योंकि इसने हर घर तक पाइपलाइन से क्या पहुंचाया? पानी पहुंचाया। तो महिलाओं ने क्या कहा? भाई हमारी खातिर तो यो है भागीरथ है, हमारे लिए तो भागीरथ राजा कौन है? बंसीलाल ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। 1970 में चंडीगढ़ को पंजाब में मिलने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किस सीएम के समय हुआ था?
आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि भाई चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के खिलाफ किस सीएम की सरकार ने या किसकी सरकार ने प्रदर्शन किया या किसकी सरकार में प्रदर्शन हुआ, वो बंसीलाल है जी। कौन है वो? क्योंकि प्रदर्शन कब हुआ? 1970 में कौन था सीएम? बंसीलाल। जूही नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर किया गया जी। तो पेपर में आपसे पूछ लेगा बंसीलाल के नाम पर किस नाम नहर का नाम रखा गया, तो जूही नहर का। किस नहर का? आज ये जूही नहर बंसीलाल नहर कहलाती है और 2008 में इसको किया गया था जी। इनकी पुत्र वधू है जी किरण चौधरी। कल पढ़ा था जी, किरण चौधरी राज्यसभा से सांसद हैं, निर्विरोध चुनी गई सांसद हैं और बतौर महिला हरियाणा की 5वीं राज्यसभा सांसद है। कौन सी सांसद है? 5वीं सांसद है। कौन है? किरण चौधरी। इनकी पुत्र वधू हैं जी। बंसीलाल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। कब? 2014 में। ठीक है, बंसीलाल विश्वविद्यालय कब बना? 2014 में बना जी। बंसीलाल समझ में आ गया। अब देखो, बंसीलाल को जब तुमने पढ़ा है और महात्मा गांधी को जब तुमने पढ़ा है, वो पूरे देश के स्तर पर बहुत कुछ कर गए। ये हरियाणा के स्तर पर इस व्यक्ति ने कितना कुछ किया, आप ये देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जी बनारसी दास गुप्ता। अब बनारसी दास गुप्ता का पहला ही क्वेश्चन पेपर में क्या बनता है? ये मानेरू गांव, ये पेपर में पूछा गया जी। निम्नलिखित में से बनारसी दास गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है या किस जगह से है? तो ना जिले का नाम था, सिर्फ गांव का नाम था। और गांव का क्या नाम था? मानेरू गांव, भिवानी का। ठीक है, 4th सीएम थे जी आपके। एकमात्र व्यक्ति जो सीएम, ठीक है, आपके प्रधान मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने एवं स्पीकर बने। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, जो लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पे जो 3 पद हैं, उन तीनों पदों के ऊपर बैठे। मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री बने और स्पीकर भी बने। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों पदों पर काम किया। तो पेपर में आपसे पूछ लेगा हरियाणा की राजनीति में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तीनों पदों पर कार्यभार संभाला। सीएम भी बने, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने और स्पीकर भी बने। तो कौन है वो? कौन है? बनारसी दास गुप्ता, मानेरू गांव, भिवानी से 4थे सीएम थे जी आपके हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हरियाणा केसरी अखबार व अपना देश अखबार के संपादक रहे। आपसे कोई ये पूछ ले हरियाणा केसरी व अपना देश समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो आप नाम लोगे बनारसी दास गुप्ता का जी। किसका? बनारसी दास है। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया जी। कौन कौन से समाचार पत्र? हरियाणा केसरी अखबार और दूसरा अखबार कौन सा था? अपना देश अखबार था जी। नोट यहां क्या लिखा हुआ है कि हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा आ जाता है कई बार। हरियाणा केसरी क्या आ जाता है? नेकीराम। मगर अब ये देखिए कि हरियाणा केसरी अगर अखबार लिखा मिलेगा तो तुम लगाओगे बनारसी दास। केवल हरियाणा केसरी के नाम से आएगा, केवल हरियाणा केसरी कहेंगे तो किसे कहेंगे? हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम। ये इसीलिए लिखवा है यहाँ पे कि आप कहीं पढ़ के आगे जी हरियाणा केसरी तो पंडित नेकीराम शर्मा, और आप बताने लग रहे तो हरियाणा केसरी है, अखबार नहीं है। हरियाणा अखबार आएगा तो कौन आएगा? तो बनारसी दास गुप्ता आएगा। हो जाएगा यहां तक। पुस्तक है जी पंचायती राज क्यों व कैसे। राजनीति के संबंध में इन्होंने एक पुस्तक लिखी कि पंचायती राज क्यों और कैसे। जैसे भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के वो अध्यक्ष थे, जब ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान बना के तैयार कर दिया और उसको जब पेश किया गया और पूछा गया कि संविधान कैसे बना या संविधान कैसा है, तो उसने कहा था कि संविधान तो निर्भर करता है उसको लागू करने वाले लोगों पर। अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो संविधान भी अच्छा है, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान भी अच्छा नहीं है। तो इन्होंने एक बुक लिखी कि पंचायती राज क्यों लाया गया और कैसे लाया गया, कैसे काम करेगा। तो ये बुक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? बनारसी दास गुप्ता है। चलिए आगे हैं जी संत निश्चल दास। संत निश्चल दास कंगड़ गांव है जी भिवानी में। कौन सा गांव है? कंगड़ गांव, वहां के हैं।
ये आप इतना याद रखिए कि जो संत निश्चल दास है वो भिवानी से संबंध रखते हैं, कंगड़ गांव से। माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र हरियाणा के पहले कहानीकार हैं जी। कितनी बड़ी उपलब्धता है, कितनी बड़ी बात है कि हरियाणा का पहला कहानीकार जो है वो कौन है, तो पहला कहानीकार माधव प्रसाद मिश्र, जो कि भिवानी से बिलोंग करता है। कहां से, तो पेपर में आएगा हरियाणा का पहला कहानीकार किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जी माधव प्रसाद मिश्र। कहां का है जी ये, भिवानी का। पहली कहानी थी जी लड़की की बहादुरी, और ये पेपर में आ चुकी है जी। पेपर में आया था कि लड़की की बहादुरी नामक कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपका आंसर था जी माधव प्रसाद मिश्र हैं जी। कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। तो इनकी पहली कहानी थी लड़की की बहादुरी, जो कि एक समाज पर आधारित थी जी। किस पर आधारित थी, एक समाज, एक सोसाइटी पर आधारित कहानी थी जी। हो जाएगा यहां तक, अरे हाँ या ना, चलिए जी आगे बढ़िए। भीम सिंह, भीम सिंह है जी धनाना, धनाना गांव के हैं, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं जी। भीम सिंह किस खेल से संबंधित हैं, ऊंची कूद के हैं जी, हाई जंप से संबंधित हैं, और धनाना गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा गांव कौन सा है। धनाना में बहुत ज्यादा एथलेटिक्स हैं जी, यानी एथलेटिक्स से बिलोंग करने वाले बहुत खिलाड़ी हैं जी धनाना में, ठीक है, खेलों से। हरियाणा के पहले खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया भीम सिंह है। हरियाणा में सबसे बड़ा खेल सम्मान भी भीम पुरस्कार है जी। कौन सा पुरस्कार है, भीम। तो भीम सिंह है धनाना गांव से, ऊंची कूद यानी कि हाई जंप से, और ये हरियाणा के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। तो पेपर में पूछ लिया हरियाणा पहला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया, भीम सिंह। कहां के हैं, धनाना गांव के। किस खेल से संबंधित है, हाई जंप से, ठीक है। नेक्स्ट है जी नीतू घनघस, नीतू घनघस, ये भी धनाना गांव की है और प्रसिद्ध बॉक्सर हैं जी। नीतू घनघस क्या है, प्रसिद्ध धनाना गांव की हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग में जी। क्या उपलब्धि है इनके पास, 2022 में राष्ट्रमंडल जो खेल हुए उनमें इन्हें गोल्ड मेडल जीता था जी। क्लियर है। नेक्स्ट है जी विकास कृष्ण यादव, जन्म हिसार में हुआ। विकास कृष्ण यादव का जन्म कहां हुआ, हिसार, मगर पहचान मिली जी भिवानी से। तो आप ये, आपसे कोई कह दे कि जी विकास कृष्ण यादव का जन्म कहां हुआ, तो आप कहोगे जन्मभूमि है हिसार, मगर पहचान कहां से मिली है, भिवानी से। प्रसिद्ध क्या है जी, बॉक्सर है। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का खिताब नाम है जिनके। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाला राष्ट्रमंडल खेलों का खिलाड़ी कौन है, तो आपका नाम क्या लोगे, विकास कृष्ण यादव। किस खेल में, बॉक्सिंग। जन्म कहां हुआ, हिसार, और पहचान मिली कहां के, भिवानी। परमजीत समोता दिनोद गांव के हैं जी। परमजीत समोता किस गांव के हैं, दिनोद गांव। 2010 के कॉमनवेल्थ में हैवीवेट के अंदर बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था जी। तो ये भी किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग। किस खेल में क्या उपलब्धि पाई इसने, जो 2010 में कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें हैवीवेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है जी विजेंद्र सिंह, आप सब जानते हो एक प्रोफेशनल के तौर पे इसने देश को छोड़ भी दिया था, वापिस भी आ गया, ठीक है ना। तो विजेंद्र सिंह कालूवास गांव का है जी, प्रसिद्ध बॉक्सर है। गांव जरूर याद होना चाहिए, गांव कौन सा है इसका, कालूवास गांव है जी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 75 किलो वर्ग भार में इसने कांस्य पदक जीता था। यानी कि ये चढ़ा कहां से, प्रसिद्धि कहां से मिली, तो ओलंपिक हुआ था जी, उस ओलंपिक में इसने कांस्य जीता था। और किस ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता अगर कोई बॉक्सर है तो यही है। इससे पहले जैसे साक्षी मलिक थी, साक्षी मलिक ने भी कांस्य जीता था। उससे पहले कुश्ती में किसी ने कोई पदक जीता ही नहीं था ओलंपिक में, वो पहली बनी, वो पहली बनी। ऐसे ही विजेंद्र सिंह जो थे वो बॉक्सिंग में किसी ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता था, पहले ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाले बॉक्सर हैं जी। जैसे सुशील कुमार, भाई सुशील कुमार ने भी जीता है, कितनी बार जीता है, 2 बार, ठीक है। प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता। बॉलीवुड में इनकी फिल्म आई थी जी फुगली,
ऐसे तो एक दो फिल्में और भी की है इसने, मगर पहली फिल्म के तौर पे फुगली को ही पूछा जाता है जी। भारत का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर जिसने प्रोफेशनल बनाया बॉक्सिंग को कि देश की कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी भी देश से प्रोफेशनल तौर पे खेल सकता है, तो देश का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर बना विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह के कोच हैं जी जगदीश सिंह। कौन है? जगदीश सिंह। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला जी जगदीश सिंह को 2007 में। कब मिला? 2007 में जैसे इसको पुरस्कार मिला, अगले ही साल विजेंद्र सिंह बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था उसमें मेडल ले आया, यानी कांस्य पदक ले आया। बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसकी स्थापना हुई 2000। आपसे पूछेगा भिवानी बॉक्सिंग क्लब कब बना? 2000। हम पढ़ते हैं मिनी क्यूबा या बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? भिवानी। उसी के अंदर बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई 2003 में, और मास्टर जगदीश एवं हवा सिंह जी ने की थी जी। जो आज द्रोणाचार्य अवार्ड जिसका तुम पढ़ रहे हो, विजेंद्र सिंह के गुरु को तुम पढ़ रहे हो, उसने और हवा सिंह ने मिलकर 2003 में, पेपर में पूछ ले भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किस किसने की या किन के सहयोगों से हुई, तो जगदीश सिंह और हवा सिंह के। ठीक है जी, हो जाएगा यहां तक। चलिए जी, नेक्स्ट है जी सीताराम शास्त्री। अब आप सोचोगे जी बहुत पढ़ लिया हमने तो व्यक्ति तौर पे, तो यहां से व्यक्ति जितने होंगे वो तो पढ़ने पड़ेंगे जी। अगला है जी सीताराम शास्त्री, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं जी। सीताराम शास्त्री का संबंध ना किसी खेल से है ना और किसी सेक्टर से, इनका संबंध है जी कला क्षेत्र से, यानी कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं। और सीताराम शास्त्री पुस्तकालय भी है जी। कहाँ पे है ये पुस्तकालय? तो भिवानी में है जी। सीताराम शास्त्री पुस्तकालय कहाँ है? भिवानी में। तुलसीदास शर्मा दिनेश, पेपर में आ चुका है जी ये व्यक्ति। तुलसीदास शर्मा दिनेश प्रसिद्ध कवि व लेखक हैं जी, प्रसिद्ध कवि व लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मतवाली मीरा, सत्याग्रही प्रहलाद और श्याम सतसई। तीनों की तीनों पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। किसी में श्याम सतसई पूछ लेगा, किसी में मतवाली मीरा पूछ लेगा, किसी में सत्याग्रही प्रहलाद पूछ लेगा। इसलिए पेपर में ये चाहे इस बुक की वजह से आए या इनसे अलावा बुकों की वजह से आए, पेपर का ये जाना माना चेहरा है, यानी कि रिपीटेड रहते हैं जी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तुलसीदास शर्मा दिनेश कहाँ के हैं? भिवानी के हैं। प्रसिद्ध क्या हैं? कवि और लेखक हैं। फिर है जी वीके सिंह, विजय कुमार सिंह, बापोड़ा गांव का है भाई, ये तो पढ़ा होगा तुमने वीके सिंह को। बापोड़ा गांव का है, पूर्व थल सेना का अध्यक्ष है जी, पूर्व थल सेना के अध्यक्ष हैं। गाजियाबाद से लोकसभा एमपी भी रहे हैं जी, यानी कि राजनीतिक रूप में राजनीतिक परिचय इनका क्या है कि गाजियाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं जी। ठीक है, वैसे तो थल सेना के तो अध्यक्ष थे ही थे, बाद में राजनीतिक रूप से गाजियाबाद से क्या रह चुके हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेठ करोड़ीमल, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, जितने सेठ साहूकार बड़े बड़े थे वो भिवानी या ये जो आज दादरी बना हुआ इसी क्षेत्र में थे जी। तो सेठ करोड़ीमल एक समाज सेवी हैं, भिवानी से संबंध रखते हैं। सेठ छज्जूराम अलखपुरा गांव है जी, जाट परिवार में जन्मे थे, और इसके बारे में एक दो बार पेपरों में पूछा गया है जी। क्या पूछा गया है देखिए, इन्हें जूट किंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? जूट किंग। इनका व्यापार पश्चिमी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल है वहां फैला था। अब सबसे ज्यादा अगर जूट की आप बात करो पूरे भारत में, वो कहां है? पश्चिम बंगाल। किस नदी क्षेत्र में? तो हुगली में। ठीक, नदी क्षेत्र पूछे था, हुगली में। छोटूराम के हितकारी, छोटूराम के हितकारी, यानी कि छोटूराम के हितकारी का मतलब ये है कि छोटूराम को रास्ता दिखाने वाले या उनकी मदद करने वाले के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी से दिल्ली का सीएम बना, वो अरविंद केजरीवाल खेड़ा गांव या किस तहसील से है? सिवानी तहसील से, भिवानी से है जी। अरविंद केजरीवाल कहां से है? भिवानी में। कौन सा गांव? खेड़ा गांव, सिवानी तहसील। आप पार्टी के संस्थापक है जी, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र हरियाणवी हैं। रेमन मैग्सेसे समाज सेवा में दिया जाता है, समाज कल्याण में दिया जाता है। 1957 में पुरस्कार शुरू हुआ और इसे एशिया का नोबेल कह देते हैं जी।
पूरे एशिया का इसे क्या कहते हैं, नोबल। हरियाणा का पहला व्यक्ति रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला वो अरविंद केजरीवाल है। और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है जो 2005 में लागू हुआ, उसे लागू करने में सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है किसका, अरविंद केजरीवाल का। तो आरटीआई जो 2005 में आपके देश में लागू हुई, इसको लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे, अरविंद केजरीवाल को। क्लियर हो जाएगा यहां तक। आगे देखिए जी, अब आगे जी ट्रेडिशनल क्वेश्चन, यानी कि भिवानी को हम किस रूप में पढ़ चुके हैं, टॉपिक के रूप में पढ़ चुके हैं जी। और अब कौन से क्वेश्चन आ गए आपके, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ गए। अब एक बार देख लेते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन कितने हैं, कहां तक पहुंचेंगे, ज्यादा ही हैं मगर जितने होंगे उतने करेंगे आज की क्लास में। अब आइए जी पहला क्वेश्चन, भिवानी का वर्णन मैं पहले भी बता चुका हूं, कहां मिलता है, आईने अकबरी। किसने लिखी। अगर ये ट्रेडिशनल में भी एक क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा गया है कि भाई भिवानी का वर्णन कहां मिलता है, आईने अकबरी जो लिखी थी किसने, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल के द्वारा इसे लिखा गया था। अलकपुरा गांव भिवानी को मिनी ब्राजील कह देते हैं। अलकपुरा गांव है भिवानी का, इसे किस नाम से जानते हैं, मिनी ब्राजील कह देते हैं। भिवानी की सीमा राजस्थान के किन किन जिलों से लगती है, तो चूरू और झुंझुनू। भाई आपको पता है भिवानी को राजस्थान का जो है किस राज्य की सीमा लगती है, तो केवल राजस्थान की लगती है। तो राजस्थान के किन जिलों की लगती है, तो चूरू और झुंझुनू भिवानी को टच करते हैं जी। मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां है, भिवानी में। कहां है, क्योंकि वो राजस्थान के चूरू और झुंझुनू से लगा हुआ है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है जैसलमेर की तरह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर रेगिस्तान हरियाणा में, वैसे तो हरियाणा में इतना ज्यादा रेगिस्तान है नहीं, टीले हैं, टिब्बे हैं, वैसे रेगिस्तान नहीं है, मगर है भी तो कहां है ज्यादा, भिवानी में। रोहतक मंडल में पड़ता है जी भिवानी। भिवानी किस मंडल में है, रोहतक। रोहतक मंडल में भिवानी रोहतक दो तो हो ही गए, फिर है जी सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। अब देखो भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी, रोहतक से अलग हुआ झज्जर, हिसार से अलग हुआ भिवानी। तो हिसार तो यहां है ही नहीं, तो क्या याद करना है कि भिवानी से जो अलग हुए वो, और रोहतक से जो अलग हुए वो रोहतक मंडल में ही आते हैं। तो रोहतक से अलग हुए सोनीपत और झज्जर, भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी 2016 में। तो 21 रोहतक मंडल का ही है। तो रोहतक मंडल याद हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक जिलों वाला मंडल भी यही है, सबसे ज्यादा। बाकी में किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे। जैसे तुमने पढ़ा था ना, कौन सा मंडल पढ़ा था, पीछे की क्लास में एक मंडल पढ़ा था जिसमें करनाल, कैथल और तीसरा तुम्हें बताना है, याद करो कौन सा पढ़ाया था मैंने। कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु जी का अवतार मानती है, बिश्नोई। भाई भिवानी क्षेत्र के अंदर बिश्नोई कम्युनिटी है कि नहीं है। वो ये मानती है कि बिश्नोई किसे पूजते हैं, गुरु जम्बेश्वर महाराज को। और वो ये कहते हैं कि ये विष्णु भगवान के अवतार थे जी। किसके अवतार थे, भगवान विष्णु के। हरियाणा में स्वर्ण जयंती पार्क कहां है, लोहारू में, जो कि एक विधानसभा सीट भी आपने पढ़ी थी। भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी है, भवानी खेड़ा। वेरी गुड, कौन सी है, भवानी खेड़ा। मिर्जा गालिब का ससुराल कहां है, लोहारू में है जी। मिर्जा गालिब सुना है, गजलों के जनक मिर्जा गालिब, उनका ससुराल कहां है, लोहारू में। बहादुर शाह जफर का समकालीन था जी। मिर्जा गालिब किसका समकालीन था, किसका कंटेम्परेरी था, तो किसका था, बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन, जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, जो 1857 की क्रांति में, जिसने 1857 की क्रांति का और दिल्ली का नेतृत्व किया था, उसका ये कंटेम्परेरी था, उसका ये समकालीन था। प्रमुख फसल है जी, और ये पेपर में कई बार आया कि जी बताइए, चाहे तो सरसों आएगा, चाहे जौ आएगा, चाहे बाजरा आएगा, ये प्रमुख फसलें कहाँ की हैं, तो भिवानी हमेशा आंसर होता है। तो सरसों पूछे, जौ पूछे, बाजरा पूछे, इन सब का आंसर क्या है, भिवानी है जी। न्यूनतम कृषि मंडी कहाँ है, भिवानी। जैसे देश में सबसे कम कृषि मंडी है बिहार में, वैसे हरियाणा में सबसे कम कृषि मंडी कहाँ है, भिवानी में।
बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया जी कहाँ? गिगनाऊ। कहाँ किया गया? गिगनाऊ कहाँ है? लोहारू। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और जो गिगनाऊ है वहां पे बागवानी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित है हरियाणा का। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है जी कहाँ? भिवानी। भिवानी के बरालू गांव में। वैसे जैसे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जाजगढ़ झज्जर में, लगता है कि नहीं लगता? ऐसे ही ऊंटों का सबसे बड़ा अगर मेला आएगा तो भिवानी में, और भिवानी में भी कहाँ? बरालू। भिवानी में कहाँ? बरालू। ऊंट ज्यादा वैसे कहाँ है भाई? ऊंट ज्यादा तो सिरसा में है, मगर मेला लगता है भिवानी में। मेला कहाँ लगता है? तो तुम्हें ये सिरसा क्यों लिखवाया? क्योंकि ये डाउट ना रहे कहीं कल को क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऊंट ज्यादा कहाँ है, और तुम्हें ध्यान ना रहे तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ऊंट सिरसा में ज्यादा है। मगर मेले की अगर बात आएगी तो अब भिवानी। भिवानी में और डेप्थ में पूछ लेगा तो बराड़ू गांव में। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। भेड़ ज्यादा कहाँ है? भिवानी। भिवानी में भेड़े ज्यादा है। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? लोहारू। मगर भेड़ प्रजनन केंद्र जो कि भेड़े ज्यादा हैं वो हमारे यहाँ नहीं है जी। वो कहाँ है? हिसार। अब उल्टे हैं ये, बकरी ज्यादा आएंगी तो हिसार, मगर बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ? लोहारू। भेड़े ज्यादा कहाँ? भिवानी, मगर भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ? उल्टे हैं जी। क्या है? उल्टे ही याद होने चाहिए। नौजवान भारत सभा का गठन एक बार पेपर में पूछा गया था जी कि बताइए नौजवान भारत सभा का गठन हरियाणा में किसने किया? राधा कृष्ण वर्मा ने किया जी। किसने किया? राधा कृष्ण वर्मा ने। भिवानी नहर बनी जी कब? 1893 में। बीएन चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। बीएन चक्रवर्ती आपके राज्यपाल जो बतौर लंबे समय तक रहे, दूसरे राज्यपाल जिनके नाम पे झील भी है, जिन्होंने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में उसे क्या किया? स्थापित भी किया था। तो आपसे कोई कह दे कि भिवानी नहर बनी थी 1893 में और बीएन चक्रवर्ती के द्वारा इसको क्या किया गया था? उद्घाटित किया गया था, या इन्हीं के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है जी, सबसे बड़ा जलघर कहाँ है? बापोड़ा। बापोड़ा गांव है जी, उसमें पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा जलघर है। मगर सर्वाधिक गांवों को पानी सप्लाई करने के कारण है जी। वैसे नहीं है कि पता नहीं कितने बड़े उसमें फैला हुआ है। बड़े का मतलब क्या? आप एरिया से मत लगाइए। सबसे ज्यादा पानी गांव में पहुंचाने, सबसे ज्यादा गांव में पानी पहुंचाते हैं, इसलिए बापोड़ा का जो जलघर है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जलघर माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लोहारू नहर। लोहारू नहर को और क्या कहोगे? यानी कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? लोहारू नहर। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहां हुआ? वैसे तो नेकीराम शर्मा रोहतक में पढ़ोगे, मगर नेकीराम शर्मा का संबंध भिवानी से, वो आपको वहां भी पता चलेगा और यहां भी चल जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा केलंगा गांव का है जी। कौन से गांव का? 4 सितंबर 1887 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, मगर जब रोहतक और सोनीपत को जैसे अलग किया गया, रोहतक का विस्तार किया गया, तो ये माना गया कि ये कहाँ आ गया? रोहतक में आ गया। कहाँ आ गया? वरना किस में गिना जाता था? भिवानी में। मृत्यु हुई जी 1956 में। संदेश पत्रिका के संपादक या संदेश पत्रिका का संपादन किसने किया या कब किया? तो अब बताएंगे। इन्हीं के द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा संदेश पत्रिका, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है हरियाणा की, उसका प्रकाशन 1930 में किया। और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इन्हें हरियाणा केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हरियाणा केसरी कहते हैं। हरियाणा में होम लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेकीराम शर्मा ने। ओम जो लीग आंदोलन था वो चलाया गया था 1916 में। वो चलाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, जिसका मेन केंद्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक। मेन जो केंद्र था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक था। अगर यहीं पे मैं ये कह दूं होम रूल लीग आंदोलन की जगह मैं कह दूं ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट आ जाएगा। वो भी 16 में ही है। वो भी कहां है? 16। होम लीग का मतलब या होम रूल लीग का मतलब आंदोलन का क्या था? अपने ही घर में
या अपने ही क्षेत्र में या अपने ही राज्य में अपने ही देश में अपना शासन लेके आना, उसे होम रूल लीग कहा जी। खुद के शासन को कहा, खुद के शासन को पाने के लिए आंदोलन हुआ था बाल गंगाधर तिलक ने। तो उसका नेतृत्व हरियाणा में करने वाला पंडित नेकीराम शर्मा था। चिंकारा प्रजनन केंद्र एक बार नहीं जी बार बार आया है। चिंकारा प्रजनन केंद्र है जी कैरू गांव। कैरू कहाँ का गांव? भिवानी का। कैरू कहाँ का है? भिवानी का। स्ट्रॉबेरी हेतु प्रसिद्ध गांव कौन सा है? धनाना। एक बार पूछा था जी पेपर में, स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? धनाना गांव है। धनाना गांव कहाँ है? भिवानी का। धनाना के बारे में अभी भीम सिंह को भी पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसे स्ट्रॉबेरी अब के नाम से जानते हैं जी। दुग्ध संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? हरियाणा में, तो सेरला गांव में। हरियाणा में सबसे पहले दुग्ध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? सेरला गांव। सीसा और जस्ता ज्यादा कहाँ मिलता है? भिवानी के तोसाम में। अब जितना पत्थर आता है भिवानी के तोसाम से, रोड़ी बजरी कंक्रीट जो आते हैं तोसाम के पहाड़ों को तोड़कर लाए जाते हैं। तो आपसे कोई कह दे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता, जैसे गुरुग्राम पिछली क्लास में पढ़ा था, शोरा स्लेट पत्थर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, और चीनी मिट्टी के बर्तन, वो तो गुड़गांव गुरुग्राम में ज्यादा है। मगर जब सीसा जस्ते की बात आएगी तो भिवानी के तोसाम या भिवानी में ज्यादा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। निम्न कोटि का कोयला लोहा का खनन कहां से होता है? सबसे निम्न कोटि का लोहा पीट कोयला, पीट कोयला कह रहा हूं, पीट लोहा है जी। पिटवा लोहा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पिटवा लोहा। और सबसे निम्न कोटि का कोयला भी पीट कोयला होता है। सबसे ऊंची कोटि का होता है बिटुमिनस, ठीक है, या लिग्नाइट कोयला आप कह सकते हो। मगर अगर यहां लोहे की बात की जाए तो सबसे निम्न कोटि का जो लोहा है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा भिवानी निकलता है जी। कहां से निकलता है? भिवानी। क्लियर है? ये आज आपका काम है जी। यहां तक बताइए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हो जाएगा क्लियर। चलिए।